हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको अध्याय 1 परिमेय संख्या के 2 अंक में आने वाले सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। अतः इस वीडियो को अंत तक प्रमेय जरूर नंबर 1.1 जो 2 नंबर में आती है प्रश्न पेपर में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम देखते हैं प्रमेय नंबर 1.1 अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो इसका कथन है अपना, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं उन्हें अभाज्य संख्याओं के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि माना कि 16 एक भाज्य संख्या है, अगर हम इसके गुणनखंड निकालें तो हमें प्राप्त होता है 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। तो 16 एक भाज्य है और उससे हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। मतलब उसे जो 2 है ये अभाज्य है। तो ये पूरी जो 2 गुणित 2 गुणित आए हैं वो क्या है, अभाज्य संख्या है। तो हमारी प्रमेय सिद्ध हो सकती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यही हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। दूसरा एग्जाम्पल हम 18 ले सकते हैं। 18 एक भाज्य संख्या है, उसके गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुणित 3 गुणित 3, 2 भी अभाज्य और 3 भी अभाज्य। मतलब किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के रूप में, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, कोई भी भाज्य संख्या रहे। यही हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, जिसका कथन हमें लिखने के लिए आता है परीक्षा में 2 नंबर का। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रमेय नंबर 1.1। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो में। हमारा प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट, प्रश्न क्रमांक 6, प्रश्नावली 1.1। यह प्रश्न पढ़ लेते हैं हम। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 13 धन 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 5 एक भाज्य संख्या क्यों है। तो सिंपली सा सॉल्यूशन है इसका। हम पहली संख्या लेते हैं, हमें बताना है कि ये भाज्य क्यों है। तो इसमें जो कॉमन दिख रहा है उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो हमें कॉमन दिख रहा है 13 को हमने बाहर निकाल लिया। तो बचा क्या हमारा ब्रैकेट के अंदर 7 गुणित 11 गुणित 1 धन 1। 7 का गुना 11 में करेंगे तो हमारा 77 आ जाएगा प्लस 1, इसको प्लस करेंगे तो 78 को हम 2 गुणित 3 गुणित 13 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अतः इस संख्या के एक से अधिक गुणनखंड आ गए हैं, इसलिए यह संख्या भाज्य होगी। इसी प्रकार दूसरी संख्या लेंगे हम 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 5। इसमें से भी जो कॉमन दिख रहा है हम उसे बाहर निकाल देते हैं। तो हमारा कॉमन दिख रहा है 5, तो 5 बाहर निकल गया। तो हमारा अंदर बचेगा ब्रैकेट में 7 गुणित 6 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 1। तो इसका गुणा करने पे हमें प्राप्त होता है 1008 प्लस 1। तो 5 गुणित, इसमें प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1009। तो इस संख्या के भी एक से अधिक गुणनखंड प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए यह संख्या भी एक भाज्य संख्या है। तो हमें यह सिद्ध करना है कि बताइए यह दोनों भाज्य संख्या क्यों है। तो दोनों के हमने एक से अधिक गुणनखंड प्राप्त कर ली है, इसलिए यह दोनों संख्याएं जो है वो भाज्य है। तो यह प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारी परीक्षा के लिए, जो जिसका हल इस प्रकार है। आइए अब हल करते हैं उदाहरण नंबर 3, अध्याय 1 परिमेय संख्या। यह उदाहरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसके हम प्रश्न पढ़ लेते हैं पहले। 96 व 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। मतलब हमें 96 और 404 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। इसके लिए हमें 96 और 404 के अभाज्य गुणनखंडों की आवश्यकता होगी। तो हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। सबसे पहले 96 के निकालेंगे। तो 96 में सबसे पहले 2 का भाग, फिर 2 से भाग देंगे हम तो 24 बार, फिर 2 से भाग देंगे, 2 का भाग 24 में 12 बार, 2 का भाग 6 12 में देंगे तो 6, और 2 का भाग फिर 6 में देंगे तो आएगा आपका 3 और ये 3। तो इस प्रकार हमारे 96 के अभाज्य गुणनखंड निकल गए।
हम यहाँ लिख देते हैं 96 के अभाज्य गुणनखंड। बराबर से 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। इसी प्रकार 404 के हम गुणनखंड निकालेंगे। तो 404 में सबसे पहले 2 का भाग, तो 2 का भाग देंगे तो 202, फिर 2 से भाग जाएगा इसमें तो 101 आएगा। क्योंकि 101 एक अभाज्य संख्या है, यह किसी के पहाड़े में नहीं आती, इसलिए हम डायरेक्ट देंगे 101 का भाग, तो यह जाएगा एक बार। तो हम यहाँ लिख देते हैं 404 के अभाज्य गुणनखंड। तो 2 गुणित 2 गुणित 101। अब इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ जो रहता है दोनों के उभयनिष्ठ गुणनखंड कहलाता है। तो इसमें 2 एक उभयनिष्ठ है और 2 भी, तो 2 गुणित 2 मतलब इसका जो एचसीएफ आएगा वो 4 आएगा। तो यह हमारा उदाहरण नंबर 3 अध्याय 1 परिमेय संख्या। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 परिमेय संख्या के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2 अंक में आते हैं प्रश्न पेपर में। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि संख्या 4 की घात n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई मान ऐसा हो सकता है कि संख्या 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। मतलब हमें n का ऐसा मान ज्ञात करना है कि जो संख्या 4 की घात n है वो शून्य पर समाप्त हो जाए। इसके लिए हम इस 4 के गुणनखंड निकाल कर देखते हैं। तो गुणनखंड निकालने पर हमें मिलता है कि इसके गुणनखंड में 2 गुणित 2 होता है। जबकि कोई भी संख्या शून्य पर तभी समाप्त होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 और 5 आता है। क्योंकि यहाँ हमारे पास में 4 के गुणनखंड 2 गुणित 2 है, अतः यह संख्या कभी भी n के किसी भी मान के लिए शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो हमें इसी को केवल थ्योरी के रूप में लिखना है कि किसी भी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 व 5 का होना आवश्यक है। संख्या 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल अभाज्य संख्या 2 है, 5 नहीं है। अतः n का कोई भी ऐसा मान नहीं है जिसके लिए संख्या 4 की घात n शून्य पर समाप्त हो। तो ये हमारा प्रश्न पहला हो गया जो बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अध्याय 1 परिमेय संख्या का अगला क्वेश्चन, उदाहरण नंबर 2 जो 2 अंक में आता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसके लिए हमें 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 2 से हम भाग देंगे तो 2 3 6। तो इस प्रकार 6 के गुणनखंड निकल गए हमारे 2 गुणित 3। 20 के निकाल लेते हैं। तो 20 के निकल गए हमारे 2 गुणित 5। तो हम यहाँ लिख देते हैं 6 के गुणनखंड 2 गुणित 3। ऐसे ही 20 के लिख देते हैं 2 गुणित 5। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना है, जिसका जोड़ा बन जाता है वो एचसीएफ रहता है। तो इसमें हम देखते हैं कि दोनों 6 के अभाज्य गुणनखंडों में भी आया और 20 के भी, जो संख्या दोनों के गुणनखंडों में आएंगी वो एचसीएफ कहलाएंगी। तो यहाँ इसका 6 और 20 का एचसीएफ हो गया हमारा 2। अब एलसीएम निकालने के लिए हम इस विधि से भी निकाल सकते हैं या फिर इससे गलती होने की ज़्यादा संभावना रहती है, तो हम इसे 7 में अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 2 का भाग देंगे तो 3, और 20 में भाग देंगे 2 का तो 10,
फिर 2 से देंगे हम, तो 3 जैसा का वैसा, 2 पंचे 10। अब 3 से दे देते हैं, 3 एकम 3, 5 जैसा का वैसा। अब 5 से भाग देंगे तो 1 और 1। अब जो आई है संख्याएं उसका हम गुणा कर देते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5। इसका गुणा करने पर मिलेगा हमें 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 पंचे 60। तो ये हमारा एलसीएम है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्नावली 1.1 की जांच कीजिए कि संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। n के किसी मान के लिए 0 पर समाप्त हो सकती है क्या? तो हमने उदाहरण 1 इसी प्रकार से किया था, जो था 4 की घात n1। तो इसी के जैसा हमने इस प्रश्न को हल करना है। तो हमें पता है कि कोई भी संख्या 0 पर तब समाप्त होंगी जब उसके गुणनखंड में 2 या 5 हो। तो हम देखते हैं कि 6 की घात n है, इसके गुणनखंड में 2 गुणित 3 है, तो 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, अतः यह संख्या जो है वो 0 पर समाप्त नहीं होंगी। तो इसी को आपको लिखित रूप में लिखना है। तो हमने क्या लिखा है, किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 होना आवश्यक है। 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड करने पर इसके गुणनखंड में 2 तो है लेकिन 5 उपस्थित नहीं है, अतः 6 की घात n संख्या का कोई भी 6 की घात n संख्या में n का कोई भी ऐसा मान नहीं है जो 0 पर समाप्त हो, अतः संख्या 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो ये हमारा प्रश्न क्रमांक 5 प्रश्नावली 1.1 का सॉल्यूशन है। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 1 से 2 अंक के आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, जो परीक्षा में 2 अंक में आते हैं और इम्पोर्टेंट है। तो हम अगला प्रश्न है प्रश्नावली 1.2 से प्रश्न क्रमांक 3, 12, 15, 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात करो। तो हम इसका एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमें 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना होगा। तो हम फटाफट से निकाल लेते हैं। ऐसे ही 15 के निकाल लेंगे और 21 के भी। तो 12 के गुणनखंड निकले हमारे 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 1। ऐसे ही 15 के निकले हमारे 3 गुणित 5 गुणित 1 और 21 के निकले हैं हमारे 3 गुणित 7 गुणित 1। तो जो एचसीएफ होता है, जो संख्या तीनों के गुणनखंड में आई है वही एचसीएफ है। तो इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, 3। तो इसका जो एचसीएफ आएगा हम इसको 1 भी लिख सकते हैं, 3 गुणित 1। तो एचसीएफ इसका आएगा आपका 3। तो ये आंसर हो गया 12, 15, 21 का एचसीएफ जो है वो 3 है। 12, 15 और 21 का एचसीएफ 3। हमारा प्रश्नावली 1.2 से बहुत ही इम्पोर्टेंट कि 6 धन करनी 2 या 3 धन 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि 3 धन 2 करनी 5 या फिर 6 करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए हमें विरोधाभास प्रमेय का उपयोग करना पड़ेगा कि माना कि 6 धन करनी 2 एक परिमेय संख्या है, तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो P/Q बराबर से 6 धन करनी 2, जहाँ P तथा Q सह अभाज्य है। अब हम 6 का इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो P/Q माइनस, ये 6 प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, इधर करनी 2। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो P माइनस 6 Q/Q
इधर करने दो। चूँकि यह एक परिमेय संख्या है और यह एक अपरिमेय, और कभी भी परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं हो सकती। और अपरिमेय, कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों का मान बराबर नहीं हो सकता। तो यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, इसलिए छेदन करने दो एक परिमेय संख्या है। यह हमारी गलत कल्पना हुआ है, अतः छेदन करने दो